हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम जो हैं 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी का 6th चैप्टर पढ़ रहे थे। डीएनए की जानकारी हमने ले ली थी और बहुत सारे हमने प्रयोग भी किए थे इस लेसन के अंदर, है ना। और हमने बहुत सारे टॉपिक्स तो क्लियर कर ही दिए हैं। अब हमारा जो एक आज का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी, आरएनए के बारे में बात की थी। ये भी बता देती हूँ मैं आपको कि लास्ट क्लास जो थी हमारी वो आरएनए के ऊपर थी। आरएनए की स्ट्रक्चर, इनके फंक्शन वगैरह ये सब हमने क्लियर कर लिए थे। और अच्छा, एक चीज़ और कि बच्चे का कमेंट आया था कि मैम जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है वो डीएनए की, जैसे मान लो कि ये एक डीएनए है, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है। एक अगर 5 डैश है ना, 5 डैश है, 5 to 3 डैश है, तो दूसरी 3 to 5 क्यों होती है? ये क्वेश्चन बच्चे का था। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले और दूसरे वीडियो में दे चुकी हूँ। ये पूरी चीज़ मैंने आपको समझा दी है कि 5 to 3 क्यों होता है और 3 to 5 क्यों होता है। ये फर्स्ट और सेकंड वीडियो के अंदर हमने जब उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की या न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर जब पढ़ी थी, है ना, फिर न्यूक्लियोटाइड के बाद में हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना स्टार्ट किया था। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर एक श्रृंखला बनानी है, फिर 2 श्रृंखलाओं को जोड़ना है ना। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जब हमने बनाई थी तो उसी टाइम मैंने इसका आंसर कर दिया था कि ये 5 to 3 और 3 to 5 क्यों होती है, ऐसा विपरीत क्रम क्यों होता है। तो जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है और इनको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले आप स्टार्टिंग की क्लास देखो। अगर आप बीच में से कोई क्लास देख रहे हो तो वो समझ में नहीं आएगा। ये मैंने पहले भी बोला था आपको, मैंने बताया था आपको कि अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे ये क्लासें तो आपको सारी आगे से आगे चीज़ें समझ में आती जाएगी। अगर बीच में से देख रहे हो तो पीछे वाली चीज़ों से ये जो आगे टॉपिक आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है ना, उसी के ऊपर बेस्ड है ये, तो फिर वो समझ में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो उसका आंसर आप वहाँ पर देख सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। चलिए आज की हम बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है डीएनए रेप्लिकेशन। क्या रहने वाला है? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन या इसी को हम कहते हैं डीएनए प्रतिकृति। डीएनए प्रतिकृति या डीएनए रेप्लिकेशन। भैया डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, पहले ही बता चुकी हूँ। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है आपको पता है कि एक कोशिका, ये मान लो कोई कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक पड़ा है और इसमें पड़ा है ये डीएनए। अब मुझे इस कोशिका से 2 कोशिका बनानी है। हम चाहते हैं कि एक कोशिका जो है वो विभाजित होकर 2 कोशिका का निर्माण करे। ये एक कोशिका बन गई, ये दूसरी कोशिका बन गई। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर भी तो केंद्रक आएगा ना। पहली वाली ये फर्स्ट कोशिका है, ये सेकंड कोशिका है, तो इसमें भी केंद्रक आएगा, इसमें भी केंद्रक आएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर मान लो कि एक डीएनए है तो इसमें भी तो डीएनए जाना चाहिए ना। चलो ठीक है, इसमें भी डीएनए आ गया, तो क्या ये खाली रहेगा क्या? नहीं, इसको भी तो भरना है डीएनए से, मतलब डीएनए इसमें भी तो चाहिए। तो हमें एक डीएनए से क्या बनाना है? दूसरा डीएनए बनाना है। तो ध्यान रखना कि एक डीएनए से या डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, प्रतिकृति कहलाता है। यानी कि डीएनए से आप एक डीएनए से दूसरा डीएनए बना रहे हो, 2 से 4 बनाओ, वो आपकी मर्जी, आपकी क्या, ये तो सेल में होता है, लेकिन फिर भी डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है। अब रेप्लिकेशन पढ़ने से पहले, इसकी प्रोसेस पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि डीएनए प्रतिकृति जो होती है वैज्ञानिकों ने वो कितने प्रकार की बताई है, इसकी कितनी विधियां बताई है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ। अच्छा, वो पढ़ने से पहले एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृति किसे कहते हैं? भाई एक डीएनए है, उससे दूसरा डीएनए बन रहा है, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। अच्छा, एक चीज और, डीएनए से डीएनए बन सकता है, यानी डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन का गुण पाया जाता है, डीएनए के अंदर प्रतिकृति का गुण पाया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आरएनए, ना तो आरएनए में ये गुण पाया जाता है और ना ही ये प्रोटीन के अंदर ये गुण पाया जाता है, ठीक है। तो केवल डीएनए के अंदर ही क्या होता है? रेप्लिकेशन का गुण होता है। बाकी आरएनए और प्रोटीन या दूसरे जैविक अणुओं में ये गुण नहीं होता है। तो डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। अपनी कॉपी में उतार लेना। चलो मिटा दो इसको। अब देखिए भाई, रेप्लिकेशन की प्रोसेस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि कुछ वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने कहा था कि रेप्लिकेशन 3 प्रकार से होती है, इसकी 3 विधियां हैं।
रेप्लिकेशन की 3 विधियां हैं। रेप्लिकेशन का मतलब तो समझ में आ गया ना, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। लेकिन इस रेप्लिकेशन की 3 विधियां हैं, ये 3 विधियों से डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता है, प्रतिकृति करता है अपनी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारी विधि है वो विधि है हमारी संरक्षी विधि। सबसे पहली जो विधि है रेप्लिकेशन की, जो पहली विधि है वो है संरक्षी विधि। क्या है? संरक्षी विधि। ठीक है, संरक्षी विधि। संरक्षी विधि में क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होगा, एक डीएनए है, ये मान लो कि ये डीएनए है, ये डीएनए है, ये 5' ये 3', ये 3', ये 5'। मुझे पता है अभी बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैडम ऐसा क्यों होता है, 5 to 3 को होता है, फिर ये वाला जो है 3 to 5 क्यों होता है। तो भैया मैं बार बार बता चुकी हूँ, पहले और दूसरे वीडियो के अंदर हमने ये बात कर चुके हैं, पहली दूसरी क्लास के अंदर ऐसा क्यों होता है आप वो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं आपस में। ये डीएनए की 2 स्ट्रैंड हो गई। अब हमें, अच्छा ऐसा डीएनए होता नहीं है, है ना, डीएनए तो ऐसा कुंडलित होता है, यूँ होता है, ये ऐसे होता है, पर मैं अभी ऐसा बना नहीं रही हूँ, अपने को समझना है। तो मैंने इसको दोनों स्ट्रैंड को खोल दिया है और सेपरेट तो नहीं किया है, दोनों को ऐसे मतलब खोला भी नहीं है, सीधा कर दिया है। ठीक है, कुंडलन हटा दिया इनका। मान लो कि ये डीएनए है, अब होगा क्या, इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो ये डीएनए की दोनों जो स्ट्रैंड है वो अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, ये डीएनए की स्ट्रैंड अलग हो गई, ये 5', ये 3'। देखो संरक्षी विधि की बात कर रहे हैं अपन, है ना, ये इसके मान लो कि न्यूक्लियोटाइड है और ये दोनों हो गए अलग, इनको हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। सबसे पहले तो इनको हमने अलग अलग कर दिया। अब क्या होगा, जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो इस डीएनए, ये जो डीएनए है ना, इस डीएनए के सामने क्या आएगा, नई श्रृंखला, इस डीएनए की श्रृंखला के सामने एक नई श्रृंखला आ जाएगी, नई श्रृंखला आ जाएगी ऐसे। भाई हमने सबसे पहले क्या किया, दोनों डीएनए की स्ट्रैंड को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, और अलग अलग करने के बाद में देखो, वापस बता रही हूँ, वापस ध्यान से समझना। डीएनए था, डीएनए की दो श्रृंखलाएं होती है, इन श्रृंखलाओं को हटा दिया। ठीक है, अच्छा ये कैसे हटते हैं, कौन से एंजाइम कार्य करते हैं, वो हम विधि में पढ़ेंगे। तो डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया, पृथक पृथक कर दिया। ये लो, ये पृथक पृथक कर दिया। ठीक है, ये कौन सा है, 3', ये 5'। आगे बात समझ में। अब क्या होगा, अब ये दोनों क्या है, पुरानी स्ट्रैंड है ना, ये पुरानी श्रृंखलाएं हैं। तो अब इन पुरानी श्रृंखलाओं के सामने क्या बनेगी, नई श्रृंखलाएं बनेगी। कैसे, जैसे कि ये वाली श्रृंखला है, ये श्रृंखला नंबर 1 है, तो इसके सामने एक नई श्रृंखला बनेगी और उसके न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो पुरानी श्रृंखलाओं के न्यूक्लियोटाइड के बीच में हाइड्रोजन बंध द्वारा बंध जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये नई श्रृंखला बन गई। तो रेड कलर वाली जो मैंने बनाई है वो नई श्रृंखला है, ये भी 3' टू क्या होगी, 5' होगी। ये 3' टू 5' ही बनेगी ना, उल्टी बनेगी। ठीक है, और ये वाली भी पुरानी श्रृंखला है, तो इस पुरानी श्रृंखला के सामने भी क्या हो गया, नई डीएनए की एक श्रृंखला बन जाएगी इस तरह से, और दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में बंध जाएंगे। तो ये वाली कौन सी होगी, ये 5', ये भी, और ये वाली 3'। आगे बात समझ में, ये ऐसे बन गए। अब क्या होगा, अब दूसरे बार में क्या होगा, यहां पर आपको दिख जाएगा क्या, 1 मिनट मुझे देखने दो, नीचे दिख जाएगा, नहीं दिखेगा, कंप्लीटली नहीं दिखेगा। चलो, तो अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पर आगे की ओर बना रही हूँ। अब देखना है क्या होगा, अब ये फिर से अलग अलग होगी, है ना, फिर से पृथक पृथक हो जाएगी। ये पृथक पृथक कैसे, इन दोनों के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे और इन दोनों के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, तो ये अलग अलग हो जाएगी। तो अलग अलग होने पर कैसे क्या होगा, देखो अगर मान लो कि ये वाला जो है ये पृथक हो गई है, तो ये वाली कौन सी थी, 5' और ये वाली कौन सी थी, 3'। ठीक है, ये अलग हो गई, फिर ये वाली रेड वाली अलग हो गई। ठीक है, और फिर ये रेड और ये ब्लैक, ये दोनों ही स्ट्रैंड जो है वो अलग अलग हो गई। ये कलर है, इसमें मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए कलर बनाए, ऐसा कोई होता नहीं है, कलर चेंज नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, फिर ये दोनों अलग हो गई। अब क्या होगा, जो पुरानी वाली स्ट्रैंड है वो पुरानी वाली से मिल जाएगी और नई स्ट्रैंड नई वाली से मिल जाएगी। पुरानी वापस एक हो जाएगी, नई वापस एक हो जाएगी। तो देखना, ये 5 to 3' थी ना, ये 5 to 3' थी, ये वाली श्रृंखला अलग हुई। अब इसके साथ में ये वाली वापस मिल जाएगी, ये मिल गई। ठीक है, और ये कौन सी हो जाएगी, 5' और ये 3'। ठीक है, और ये रेड वाली जो नई बनी है, नई जो बनी है, ये वापस क्या हो जाती है, एक हो जाती है। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना था।
ठीक है, ये वापस एक हो जाती है, ये वापस जुड़ जाती है, अलग अलग होकर ये जुड़ जाती है। तो ये वाली स्ट्रैंड कौन सी थी, ऊपर वाली 3', ये 5', ये 5' और ये 3'। आई बात समझ में? क्या हुआ, देखो सबसे पहले इस विधि को अपन कह रहे हैं संरक्षी विधि। क्यों कह रहे हैं मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हमने क्या किया, ये दोनों, ये एक ही डीएनए था, डीएनए के अंदर 2 श्रृंखलाएं होती है, ठीक है। इन दोनों श्रृंखला को हमने पृथक पृथक कर दिया, अलग अलग कर दिया। उसके बाद में पुराने वाले डीएनए की श्रृंखला के सामने नया वाला डीएनए की श्रृंखला क्या हो जाती है, बन जाती है, बन गई, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर देखो, ये एक डीएनए हो गया वैसे कंप्लीट डीएनए, और ये भी एक डीएनए हो गया, लेकिन ये कहता है कि हम साथ साथ नहीं रहेंगे। मैं तो पुराना पुराने के साथ में जाएगा, मतलब पुराना पुराने के साथ में जाएगा और नया नया के साथ में जाएगा, ठीक है ना, पुराना और नया साथ में नहीं रहेगा। तो फिर से क्या होता है कि ये दोनों ब्लैक वाली अलग हो जाती है, ये वाली ब्लैक वाली अलग हो जाती है, यानी कि पुरानी पुरानी श्रृंखलाएं फिर से अलग हो जाती है, और ये वाली जो रेड कलर की जो है ये नई श्रृंखला है, तो ये दोनों भी अलग हो जाती है। अब पुराना पुराने के साथ में चला जाएगा, यहाँ पर देखो ब्लैक ब्लैक साथ में आ गए, और यहाँ पर रेड रेड वाली जो है वो साथ में आ गई। कहने का मतलब है कि 2 पुरानी श्रृंखलाएं वापस जुड़ जाएगी और नई श्रृंखलाएं भी वापस जुड़ जाएगी। तो डीएनए यहाँ पर बना कितना, डीएनए तो 2 ही तो बने, एक डीएनए और ये दूसरा डीएनए। तो हमें तो कुल मिला के डीएनए, ये विधि किसकी है, डीएनए रेप्लिकेशन की ना। डीएनए रेप्लिकेशन क्या कहता है कि भाई डीएनए से डीएनए का बनना, तो इस डीएनए से नया डीएनए बन गया ना। और ये विधि का नाम क्या है, संरक्षी विधि। इसको हम क्या कहते हैं, संरक्षी विधि, कंजर्वेटिव मेथड, कंजर्वेटिव मेथड, ठीक है। संरक्षी विधि का मतलब क्या है, संरक्षी विधि नाम क्यों दिया है अभी, क्योंकि यहाँ पर देखो पुरानी जो स्ट्रैंड थी, पुरानी दोनों जो डीएनए की स्ट्रैंड थी वो हमेशा संरक्षित रहती है, वो एक साथ रहती है, ठीक है। इनके साथ में कुछ नया तो नहीं जुड़ा ना, जुड़ा था वो हट गया, लेकिन ये हमेशा एक ही जैसे एक ही साथ रहती है, इसलिए ये संरक्षित रहती है। क्योंकि डीएनए की पुरानी श्रृंखलाएं हमेशा संरक्षित रहती है, इसलिए इसको कहा संरक्षी विधि। क्या कहा, संरक्षी विधि। और नई नई जो श्रृंखलाएं बनी थी वो आपस में वापस वो भी साथ में हो गई, ठीक है। तो इसलिए डीएनए का पुराना स्ट्रैंड हमेशा संरक्षित रहता है, हमेशा एक साथ रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है संरक्षी विधि। लेकिन ये मान्य नहीं है, ये क्या नहीं है, ये मान्य नहीं है, क्योंकि ऐसा वैज्ञानिक मानते थे बट ये मान्य नहीं है। अब दूसरी विधि पढ़ते हैं, दूसरी विधि क्या कहती है, दूसरी विधि क्या कहती है, चलो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको इसके नीचे बना रही हूँ, अगर आपको दिख जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप जो है यहाँ पर बना रही हूँ मैं, तो ये वाली जो है पुरानी स्ट्रैंड आपस में मिल गई थी, है ना, 5', 3', 3', 5', और यहाँ पर नई वाली जो श्रृंखलाएं हैं वो वापस आपस में मिल गई थी। वही वाला डायग्राम मैं यहाँ पर बना रही हूँ, है ना, ये 3', 5', 5', 3'। तो ऐसे डीएनए का निर्माण हुआ। भाई दूसरी विधि जो आती है, दूसरी जो विधि आती है उसे हम कहते हैं क्या, अर्ध संरक्षी विधि, अर्ध संरक्षी विधि। अर्ध संरक्षी विधि का मतलब क्या है, इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ठीक है। अब सुनना, इसमें क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड में क्या होता है। सबसे पहले ये डीएनए है, ये मान लो कि ये डीएनए है, ये 5', 3', ये 3', ये 5'। अब इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, होती है, सबको पता है, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ये आपस में जुड़ी हुई है। अब सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप की बात करें तो सबसे पहले ये दोनों अलग अलग हो जाएगी, ये 5' हो जाएगी, ये 3', और ये दोनों अलग अलग हो गई, 3', ये 5', ये दोनों अलग अलग हो गई। अब इनके सामने क्या बनेगी, नई श्रृंखलाएं बनेगी, ठीक है भाई, बना लो, नई श्रृंखला बना ली, ये लो, ये बन गई, डीएनए की नई श्रृंखला बन गई, ये 3', ये 5', और इसके ऊपर भी मान लो भाई नई श्रृंखला बन गई, ये 5' और ये 3', नई श्रृंखला बन गई। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इनमें तो क्या हुआ, वापस दोनों सेपरेट हो गई थी, दोनों अलग अलग हो गई थी, वापस पुरानी पुरानी साथ में आ गई थी, नई नई साथ में आ गई थी। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो क्या होगा, ये पुरानी वाली के साथ में नई वाली पड़ी रहेगी और नई वाली के साथ में पुरानी वाली ही रहेगी हमेशा। तो अब अर्ध संरक्षी विधि का मतलब समझ में आया आपको। अर्ध का मतलब देखो आधा आधा संरक्षित है, नया जो डीएनए बना है ये भी नया डीएनए है, ये भी डीएनए है, डीएनए नंबर 1 लगा लो, ये डीएनए नंबर 2 लगा लो, ये डीएनए नंबर 2 है। तो डीएनए फर्स्ट के अंदर भी क्या हुआ, देखो आधा जो है, आधा भाग इसका क्या है, पुराना डीएनए है,
और इसका भी आधा भाग पुराना डीएनए है, तो आधा संरक्षित हुआ है ना, आधा संरक्षित हुआ ना डीएनए, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अर्ध संरक्षित विधि कहा जाता है। आ गई बात समझ में। और ध्यान रखना कि यही वाली जो है वो मान्य है और इसी को पढ़ेंगे हम आगे। जो रेप्लिकेशन वाली जो विधि है उसमें हमें यही वाला मेथड यूज करना है, यही मान्य है सबसे ज्यादा। ठीक है भाई, चलो। लेकिन अब देखो एक और विधि है, एक और विधि है ना। डीएनए की ऐसी 3 विधियां हैं, डीएनए रेप्लिकेशन की ऐसी 3 विधियां, मान्य भले ये है, ये मान्य नहीं है, वो भी मान्य नहीं होगी, पर फिर भी है 3 विधियां, तो वो तीनों विधियां आपको मैं बता देती हूँ कि उसमें होता क्या है। ठीक है भाई, ये अर्ध संरक्षित विधि सबसे ज्यादा मान्य है और इसी को हमें इस चैप्टर के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हमें पढ़ना है। तो इसके बाद में जो विधि आती है उसे हम कहते हैं डिस्पर्जल विधि। ये इसको डिस्पर्सिव विधि भी कहते हैं, डिस्पर्सिव मेथड भी कहते हैं, इंग्लिश में भी यही नाम है, हिंदी में भी यही नाम है। डिस्पर्सल कह दो या डिस्पर्सिव कह दो, एक ही बात है। इसमें क्या होगा, देखो ये डीएनए की स्ट्रैंड है, ठीक है, 5 डेज 3 डेज 3 डेज 5 डेज, ठीक है, डीएनए की स्ट्रैंड है। अब इनमें से हमें नया डीएनए बनाना है, तो यहां पर क्या होगा, जो नया डीएनए बनेगा वो खंडों में विभाजित होगा। जैसे कैसे समझना, ये डीएनए है, ये डीएनए के क्या बनेंगे, पहले खंड बनेंगे, खंड बने, ठीक है, ये इस तरह से खंड बन गए और इन खंडों के बीच बीच में क्या होगा, नया डीएनए आकर जुड़ जाएगा। नया डीएनए की जो खंड है वो आकर इसमें जुड़ जाएंगे, इस तरह से बनेंगे 2 ही, 1 से 2 ही डीएनए बनेंगे। जैसे ये एक मान लो कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनके बीच में भी है, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और अभी एक डीएनए बनाई, अपने को और भी बनाना है, तो उसमें भी क्या होगा, इस तरह से खंड बनेंगे, ठीक है, और उन खंडों के बीच बीच में क्या होगा, नया डीएनए के खंड आकर जुड़ेंगे, मतलब खंडों में डीएनए बन रहा है। खंडों का मतलब खंड अलग अलग नहीं रहेंगे, पुराने खंडों के बीच में नए खंड आकर ऐड हो जाएंगे, इसे हम कहते हैं डिस्पर्सल मेथड। ये 5 डेज 3 डेज 3 डेज 5 डेज, ठीक है, ये इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसे हम कहते हैं डिस्पर्सल मेथड। तो ऐसा होता है क्या, हम खुद भी सोच सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता होगा ना, तो ये भी मान्य नहीं है, ये भी मान्य नहीं है। सबसे ज्यादा मान्य विधि कौन सी है, अर्ध संरक्षित विधि। और हमारी बुक के अंदर एनसीईआरटी 12th क्लास जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक है उसमें मान्य विधि जो है और जो उसका मेथड दे रखा है वो कौन सा है, अर्ध संरक्षित विधि का दे रखा है। आ गई बात समझ में, ये तीनों मेथड पहले तो समझ में आने चाहिए, फिर उसके बाद में समझ में आएगा ना कैसे क्या होता है। पहली विधि संरक्षित विधि, संरक्षित में क्या होता है, डीएनए की एक श्रृंखला, दोनों श्रृंखलाएं सबसे पहले अलग अलग हो जाती है, उन अलग अलग श्रृंखलाओं के सामने नई नई श्रृंखलाएं आकर जुड़ जाती है, फिर वापस ये पुरानी वाली अलग हो जाएगी, तो पुरानी मिल जाएगी और नई नई वापस मिल जाएगी। तो इसमें पुराना डीएनए हमेशा संरक्षित रहता है, इसलिए इसे संरक्षित विधि कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्ध संरक्षित विधि। तो अर्ध संरक्षित विधि में क्या होता है कि डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग तो होती है, लेकिन उनके सामने वापस नई श्रृंखलाएं बनेगी, तो वो हमेशा वैसे ही रहेगी, ये दोनों अलग अलग होकर नई साथ में नहीं जाएगी और पुरानी साथ में नहीं जाएगी। तो इसमें आधा डीएनए हमेशा संरक्षित रहता है और यही मान्य है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्पर्सल मेथड। तो इसमें क्या होता है कि डीएनए पहले तो खंडों में टूटता है और फिर उसके बीच में नए नए खंड आकर जुड़ जाते हैं, इसे हम कहते हैं डिस्पर्सल मेथड। तो ये भी वैसे आपको भी बताएगी भाई ये भी मान्य नहीं है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम रियल जो हमारी रियल का क्या मतलब होता है, अर्ध संरक्षित विधि जो होती है उसको हम स्टार्ट करते हैं, उसकी विधि पढ़ते हैं, ठीक है। चलो हो गया, कंप्लीट है। अब हम पढ़ेंगे जो अर्ध संरक्षित विधि है उसमें किस तरह से एक डीएनए से नया डीएनए बनता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स आने वाले हैं और एंजाइम्स के कार्य आपको याद रखने हैं। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर स्पेशल एंजाइम का कार्य भी पूछा जा सकता है ना, और ऑप्शन में भी दिया जा सकता है कि भाई इस एंजाइम का कार्य क्या है या निम्न एंजाइम क्या काम करते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं।
ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं ये वाली विधि, डीएनए प्रतिकृति की विधि। डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे, बहुत इजी विधि है और बहुत ही बढ़िया विधि है। चलो डीएनए हमारा ऐसा होता है ना, द्विकुंडलित होता है ऐसे। तो हमें सबसे पहले तो इस डीएनए को हमें सिंगल बिल्कुल हमें सीधा करना है। ये उल्टा टेढ़ा मेढ़ा है ना, उसको हमें सीधा करना है, तभी समझ में आएगा, वरना हम इसको खोलते ही रह जाएंगे पूरे दिन भर। तो ठीक है, हम इसको सीधा कर देते हैं भाई। डीएनए जो है इस तरह से हम इसे सीधा कर लेते हैं। एक मिनट, सीधा बाद में करेंगे, पहले एक काम करो, इसको ऐसे रहने दो। या मान लो कि मैं ऐसे बना देती हूँ इसको। ये डीएनए है हमारा। अब डीएनए के अंदर दो श्रृंखलाएं होती है ना, एक 3' ये 5', ये 5', ये 3', यानी दो श्रृंखलाएं होती है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों श्रृंखलाओं को पहले तो हमें अलग अलग करना है। दोनों श्रृंखलाओं को अलग अलग करेंगे, फिर उनके सामने नई श्रृंखलाएं बनेगी, है ना, तभी तो नया डीएनए बनेगा ना। तो इतना आसान है क्या ये? नहीं। तो फिर होता क्या है, चलो देखते हैं। पहली चीज तो ये पूरा का पूरा एक साथ हमें नहीं खोलना है। डीएनए की दोनों जो श्रृंखलाएं हैं, इन दोनों को एक साथ नहीं खोलना है, खुलता ही नहीं, इतना लंबा डीएनए एक साथ कैसे खुल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये कि डीएनए के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ये बंधे रहते हैं, ऐसे, है ना, न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा बंधे रहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन के बीच में होती है? पायरिमिडिन और प्यूरिन के बीच में। अब प्यूरिन भी दो टाइप के होते हैं और पायरिमिडिन भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है भाई। अब आप ये भी जानते हो कि एडेनिन जो होता है, एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ में बंध बनाता है, हाइड्रोजन बंध, और इसके बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ में बंध बनाता है, और इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ज्यादा बंध किसके पास में है? ग्वानिन और साइटोसिन के पास में। कम बंध किसके पास में है? एडेनिन और थाइमिन के पास में है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस डीएनए के अंदर जहां जहां पर एडेनिन और थाइमिन जो है वो ज्यादा है, जहां जहां पर एडेनिन और थाइमिन जो है उनकी संख्या हमें देखनी है कि भाई ज़्यादातर ऐसा स्थान कहाँ पर है जहाँ पर एडेनिन और थाइमिन है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, तो हमें इनको तोड़ना पड़ेगा ना, तोड़ेंगे तभी तो ये दोनों श्रृंखलाएं अलग होगी ना। तो हमें इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है। अब इसको देखो, इसको मत ढूंढो, इसको ढूंढेंगे तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इतनी मेहनत कौन करे? तो वैसे स्थान पर जाओ ना जहाँ पर एडेनिन और थाइमिन हो, ज़्यादा वहाँ पर एडेनिन और थाइमिन हो, वहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना आसान रहेगा। आगे बात समझ में, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना यहाँ पर आसान रहेगा, तो फटाफट से टूट जाएंगे और दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। अब क्या किया जाता है, अब जैसे मान लो कि इस जगह पर, जैसे मान लो कि ये वाली कोई जगह है जहाँ पर एडेनिन और थाइमिन जो थे वो ज़्यादा थे, ठीक है। यहाँ पर ए टी ए, इसके सामने टी ए टी, यहाँ पर मान लो कि ऐसी जगह थी जहाँ पर एडेनिन और थाइमिन की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, अलग करना है। अलग करने के लिए यहाँ पर बहुत 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 इंपॉर्टेंट एंजाइम आता है जिसका कि नाम है हमारा, पहला हम इसको लिख लेते हैं, एंजाइम है, इसका नाम है हेलिकेज एंजाइम। क्या आता है? हेलिकेज एंजाइम। ध्यान से समझना इस चीज़ को। सबसे पहला एंजाइम आता है हेलिकेज एंजाइम। अब ये क्या करेगा, इस डीएनए वाले जो एटी रिच स्थान जो है जहाँ पर एडेनिन और थाइमिन जहाँ पर ज़्यादा है, उन दोनों के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है भाई। वैसे तो देखो मेरी बात सुनो, ये मत सोचना कि सिर्फ एडेनिन और थाइमिन के हाइड्रोजन बॉन्ड को ही तोड़ेगा, क्या ग्वानिन और साइटोसिन के बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा? तोड़ेगा, बिल्कुल तोड़ेगा, लेकिन हमें तो प्रारंभ करना है, हमें तो क्या करना है, प्रारंभ करना है। तो प्रारंभ करने के लिए यहाँ पर क्या होगा भाई, हमें स्टार्टिंग करनी है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम? ऐसे स्थान से जहाँ पर एडेनिन और थाइमिन ज़्यादा हो, तो उनके बंध को तोड़ना आसान रहेगा क्योंकि वहाँ पर तो 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। आ रही है बात समझ में? तो अब हमें इनको दोनों को तोड़ना है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, हेलिकेज एंजाइम जाएगा, हेलिकेज एंजाइम जाएगा। ये हेलिकेज एंजाइम इनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनको क्या करेगा, तोड़ेगा। तोड़ने से ये दोनों श्रृंखलाएं जो है, यहाँ का स्थान देखो, ये स्पेशल इसी स्थान पर हो रहा है ना, तो यहाँ हो रहा है, ना यहाँ हो रहा है, ना वहाँ हो रहा है, सभी जगहों पर तो नहीं हो रहा ना। ये स्पेशल स्थान है जहाँ पर ये दोनों श्रृंखलाएं क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। बना के दिखाऊं मैं आपको। अब ये देखो,
अब ये दोनों ऐसा स्थान है जहां पर दोनों जो श्रृंखलाएं थी वो अलग अलग हो गई है, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ठीक है। अब हुआ क्या यहां पर, हेलिकेज एंजाइम आया, हेलिकेज एंजाइम आया, हेलिकेज एंजाइम ने यहां पर क्रिया की, हेलिकेज एंजाइम आया, हेलिकेज एंजाइम ने यहां पर क्रिया की और क्रिया करके यहां के जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे, जैसे मान लो ये ए टी टी ए टी, ठीक है, इनके सामने ए और इसके सामने टी, ए टी, ऐसे थे। इनके बीच में क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड थे। हाइड्रोजन बॉन्ड को किसने तोड़ दिया, हेलिकेज एंजाइम ने तोड़ दिया, ठीक है, हेलिकेज एंजाइम ने तोड़ दिया। अब देखो यहाँ पर ये दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो गई। ऐसे स्थान जहां पर हेलिकेज एंजाइम आकर सबसे पहले एडेनिन और थाइमिन, है ना, ज्यादातर वही स्थान चुनेंगे जहां पर एडेनिन और थाइमिन हो। प्यूरिन और पाइरिमिडिन के दोनों के बीच में उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर इन दोनों को क्या करे, अलग अलग कर दे। अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, उस स्थान को हम कहते हैं प्रारंभन बिंदु। क्या कहते हैं, प्रारंभन बिंदु। क्या कहेंगे इसको, प्रारंभन बिंदु। इंग्लिश में बच्चे बोलेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्या कहेंगे, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसका नाम है, ठीक है ना। तो इसको हम कहेंगे प्रारंभन बिंदु या ORI कहेंगे। ऐसे स्थान जहां पर सबसे पहले क्या होता है, दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती है। देखो इधर तो नहीं हुई, इधर तो नहीं हुई, इनमें तो नहीं हुई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एडेनिन थाइमिन ज्यादा थे, तो सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम आया, उनके बीच के बॉन्ड जो थे उनको काट दिया और ये दोनों श्रृंखलाएं क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो ऐसे स्थान को हम कहते हैं प्रारंभन बिंदु या ORI कहते हैं, ORI कहते हैं। तो मैं बार बार में प्रारंभन बिंदु नहीं बोलूंगी, अब मैं आपको बार बार में क्या जो भी शब्द आएगा ORI आएगा, है ना। तो ORI है क्या, ऐसे स्थान है जहां से रेप्लिकेशन क्या होती है, स्टार्ट होती है, या जहां पर क्या होता है, हेलिकेज एंजाइम आकर उन दोनों श्रृंखलाओं को अलग कर देता है, उसे हम कहते हैं ORI। अब NCERT के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है कि भाई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ORI कितने कितने होते हैं। तो मेरी बात सुनो, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है, जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो अपना डीएनए होता है, डीएनए ऐसा ऐसा राउंड राउंड सा गोल गोल सा होता है, मतलब इस तरह से गोल गोल सा होता है और बहुत ही छोटा सा डीएनए होता है, ठीक है। जबकि अपने यूकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर तो बहुत लंबा डीएनए होता है, खूब सारा लंबा डीएनए होता है, इस तरह से खूब सारा लंबा होता है। तो एक बात बताओ, किसमें ज्यादा ORI होने चाहिए, ये 5 डैश, ये 3 डैश, ये 3 डैश, ये 5 डैश, किसमें ज्यादा ORI होने चाहिए। मेरी बात सुनो, ये तो छोटा सा डीएनए है ना, तो छोटा सा डीएनए है, तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटी, तो इसमें मान लो कि ये ORI हो गया, ठीक है, एक ही होगा। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ही ORI होता है, एक ही ORI होता है, छोटा सा है, कहीं से भी खोल लो और फिर वहीं से स्टार्टिंग हो जाएगी। लेकिन हमारी यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें ORI की संख्या बहुत अधिक होती है, इसमें कई ORI होते हैं, कई ORI, मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पर ORI हो गया, थोड़ी दूर चलो यहाँ पर ORI हो गया, थोड़ी दूर चलो और ORI हो गया। तो इस तरह से ORI की संख्या जो होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका में ज़्यादा होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक में एक ही ORI होता है। आगे बात समझ में, हमने क्या किया, सबसे पहले डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को हमें पृथक करना है ऐसे स्थान पर जहां पर एडेनिन और थाइमिन ज्यादा होंगे। क्यों ऐसा, क्यों कि एडेनिन और थाइमिन वाले स्थान को ही चुना आपने, ग्वानिन और साइटोसिन को क्यों नहीं चुना, क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उनको तोड़ना मुश्किल रहेगा। तो हम ऐसा हम क्या करेंगे, हेलिकेज एंजाइम को वहां भेजेंगे जहां पर एक्चुअली हम तो कुछ नहीं भेजते, वो तो अपने आप ही जाता है, लेकिन समझाने का तरीका है। तो हेलिकेज एंजाइम ऐसे स्थान पर जाएगा जहां पर एडेनिन और थाइमिन की संख्या ज़्यादा होगी, तो वहां पर सबसे पहले उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा और दोनों श्रृंखलाओं को क्या करेगा, अलग अलग करेगा। तो जिस स्थान पर ऐसा होता है उस स्थान को हम प्रारंभन बिंदु या ORI कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। आगे बात समझ में, यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, ये प्यूरिन, हेलिकेज एंजाइम का काम क्या है, देखो प्यूरिन व पाइरिमिडिन, प्यूरिन व पाइरिमिडिन के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का कार्य करता है या तोड़ता है। आगे बात समझ में, हेलिकेज एंजाइम का क्या काम है,
हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना, कैंची की तरह काट देता है बीच में से वो हाइड्रोजन बॉन्ड को, ठीक है। इससे दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया, मिटा दूं। पहला एंजाइम कौन सा आ गया अपने पास में? हेलिकेज एंजाइम, जो क्या काम करता है? हेली, देखो नाम से भी वैसे भी पता चल जाएगा, हेलिकेज है, एच से स्टार्ट हो रहा है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी एच से स्टार्ट होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन करेगा? हेलिकेज एंजाइम करेगा। आगे बात समझ में। अब दूसरी चीज ये देखो, अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो गई तो क्या अलग अलग ही रहेगी क्या? ये वापस अपने फ्रेंड के पास जाने की कोशिश करेगी ना, ये दोनों वापस आस पास में आने की कोशिश करेगी, पास में आने की कोशिश करेगी। ये चाहेगा कि मैं भी इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लूँ, है ना। एडेनिन चाहेगा मैं भी इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लूँ। हम लोग अलग अलग हो गए तो क्या हुआ, वापस दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ भी तो सकते हैं। तो अब हमें इनको रोकना है। पहली चीज़ तो ये कि हमें इनको जुड़ने से रोकना है। तो जुड़ने से रोकने के लिए यहाँ पर एक प्रोटीन आता है, एक एंजाइम आता है ना, प्रोटीन आता है, एक प्रोटीन आता है जो यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रोटीन जो है वो लग जाएगा, यहाँ पर बीच में इनके लग जाएगा, ये ऐसे ऐसे प्रोटीन बीच बीच में यहाँ पर लग जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? SSB, SSB, ठीक है। इसका नाम क्या है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग। बाइंडिंग की स्पेलिंग चेक करने दो भाई मुझे, सही है। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग, आगे क्या लिखेंगे? प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, SSB प्रोटीन। इसको आगे लिख लेना, SSB प्रोटीन, SSB प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड को, इस सिंगल स्ट्रैंड को बाइंडिंग से रोकने यानी जोड़ने से रोकने वाला प्रोटीन कौन है? SSB प्रोटीन। तो ये क्या करेगा? यहाँ पर आकर लग जाएगा इनके ऊपर और ये दोनों को मिलने से रोक देगा। तो ये क्या करता है? दोनों श्रृंखलाओं को जुड़ने से वापस रोकने वाला प्रोटीन का नाम क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग, ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम आया, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया, दोनों अलग अलग हो गए। उसके बाद में कौन आया? SSB प्रोटीन आया। SSB प्रोटीन यहाँ पर आकर लग जाता है और इन दोनों को आपस में जुड़ने से रोकता है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और, अब हमें क्या करना है? देखो हमें इस तरह से नहीं पढ़ना है इसको। आपकी NCERT के अंदर बहुत ही शानदार सा ऐसा डायग्राम दे रखा है, ऐसा यूं वाई शेप का ऐसा डायग्राम दे रखा है ना। तो इन्होंने किया क्या है कि यहाँ से इसको क्या कर दिया, इस आधे वाले पार्ट को हटा दिया, इस आधे वाले पार्ट को हटा दिया है और हमें फिर आधे वाले पार्ट से ही पढ़ना आसान रहेगा, ठीक है ना। तो आधे वाले पार्ट को हटा देंगे तो फिर ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसे बनेगा मैं बाद में बताती हूँ, पहले आप एक बार और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो SSB प्रोटीन का। हो गया, चलो अब मैं पूरा मिटा रही हूँ इसको, है ना। दो एंजाइम अब तक हमने पढ़ लिए हैं। एक तो हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा, दूसरा SSB प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या काम करेगा? दोनों श्रृंखलाओं को फिर से मिलने से रोकेगा, दोनों श्रृंखलाओं को फिर से मिलने से रोकेगा। अब क्या करना है? देखो जो आपकी इस तरह से जो बनी हुई थी ना DNA जो है वो इस तरह से था, ये DNA की ऐसे श्रृंखलाएं थी, है ना। ये दोनों अलग हो चुके थे, यहाँ से ये ऐसे अलग हो चुके थे, फिर ये ऐसे वापस मिल गए थे, है ना, मिले हुए थे ये तो पहले से, ये दोनों अलग हो चुके थे। तो NCERT के अंदर क्या है कि इसको इस तरह से आधा काट लो, इस तरह से आधा काट लो, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाली, इसके अंदर बताया गया है कि अब यहाँ से क्या होगा, अब क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम इसको सीधा बना ले क्या ऐसे, जैसे ये है, इसको मैं ऐसा सीधा बना लूँ, कुंडलित करने की क्या जरूरत है, मैं सीधा बना लूँ, ये सीधा है। अब देखो यहाँ पर ये है 3 डैश मान लो और ये है 5 डैश, ठीक है। ये इसको 5 डैश कर लो, आसान रहेगा थोड़ा समझने में। 5 डैश 3 डैश और यहाँ पर आ जाएगा ये 3 डैश, ये 5 डैश। क्यों भाई? क्योंकि इधर वाला जो सिरा रहेगा वो 3 डैश ही तो रहेगा और इधर वाला 5 डैश ही तो रहेगा ना, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना,
यहाँ तो अभी तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ से ये अलग अलग हुआ तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है और ये बन भी नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर SSB प्रोटीन आकर लग गया है। तो ये ऐसे इनके बीच में देखो, ये 5' ये 3', इनके बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन अब ये वाला जो सिरा है ये इस तरह से खुला हुआ है, खुला हुआ है। तो ये 5' है तो ये क्या होगा 3', ये 3' है तो ये क्या होगा 5'। आ गई बात समझ में, ठीक है। और इनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो तो टूट चुके हैं, तो यहाँ पर ये इस तरह से न्यूक्लियोटाइड तो लगे हुए हैं ना, न्यूक्लियोटाइड तो लगे हुए हैं इस तरह से। आ रही बात समझ में। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फोर्क। क्या कहते हैं, फोर्क। ये वाला जो खुला हुआ जो स्थान है इसको, ये चिमटी के समान हो गया, चिमटा नहीं होता चिमटा ऐसे पकड़ने का, उसके समान, तो इसको हम कहते हैं फोर्क, DNA फोर्क, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, DNA फोर्क, ऐसे लिख सकते हो फोर्क, DNA फोर्क कहेंगे। अब आगे बात समझ में। हमने क्या किया, इसको इस तरह से सिंपल सा बना दिया, क्योंकि ऐसे घुमा हुआ रहेगा ना तो आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी, तो सिंपल सा बना दिया, इस तरह से आपने खोल दिया, ठीक है। चलो अब इसको हम क्या कहेंगे, DNA फोर्क कहेंगे। अब यहाँ पर आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम, लेकिन मुझे इसको रफ करके थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। मेरे को तो ये समझाना था कि भाई ये इस तरह से अलग अलग हो गए, चिमटी के जैसा दिखाई देता है तो फोर्क कहते हैं, तो मुझे थोड़ा सा इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। अपने को स्पेस खूब सारा चाहिए, खूब सारे एंजाइम आएंगे, बहुत सारी क्रियाएं होंगी, तो मुझे इसको बड़ा बनाना है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। हो गया, चलो। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फोर्क है ना, इसको हम कह सकते हैं DNA द्विशाख। द्विशाख, 2 शाखाएं बन गई ना इसकी, तो इसको हम क्या कहेंगे, DNA द्विशाख। 2 शाखाएं बन गई इसलिए DNA द्विशाख भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसको भी नोट कर लेना। अब मैं थोड़ा इसको बड़ा बना रही हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ, है ना। ये यहाँ से मुझे स्पेस बहुत सारा चाहिए, थोड़ा नीचे बना लेती हूँ। ये इस तरह से DNA की द्विशाख बन गई थी, 2 शाखाएं बन गई थी ना, अलग अलग हो गए थे। अच्छा, ये वापस आगे भी है, लेकिन आधे सिरे को अपन ने काट लिया है, तो इसको अपन DNA द्विशाख कहते हैं। तो मैं यहाँ पर ये लिख रही हूँ, ये क्या है, DNA द्विशाख, ठीक है। अब यहाँ पर देखना क्या होता है, ये मान लो 5' है, ये इसका 3' है, तो ये वाला क्या होगा, यहाँ पर 5', ये क्या होगा 3', और ये वाला क्या हो जाएगा, इसका 5' हो जाएगा। आगे बात समझो। एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, जैसे मान लो कि ये पूरा DNA है, ये पूरा DNA है, ये 3' है, ये 5' है, ये 5' है, ये 3' है। एक चीज़ समझना ध्यान से, कन्फ्यूजन होता है बच्चों को यहाँ पर, ये 3' है, ये 5' है, हम मानते हैं कि भाई चलो पूरा DNA है, ये DNA पूरा है। अगर मैं इसका यहाँ पर ये करूँ कि मैंने क्या किया, इसको काट दिया, अपन ने यहाँ से इसको काटा है ना, तो जैसे मान लो कि यहाँ से मैंने इसको काटा था, यहाँ से अपन ने तोड़ के आधे DNA को अलग कर दिया, आधे DNA को अलग कर दिया, तो मुझे बताओ ये 3' है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये कौन सा होगा, क्योंकि ये आगे का है ना, तो ये वाला कौन सा होगा, इसका 5' होगा। और ये वाला जो है ये इसका बिल्कुल विपरीत उल्टा जो है पॉइंट है, तो ये इसका क्या होगा, 3' होगा। आ रही है बात समझ में, ये इसका क्या होगा, 3' होगा, ठीक है। इससे दूर है और विपरीत है, तो ये 5' ही होगा हमेशा, और ये क्या होगा, हमेशा 3' ही होगा। तो वहाँ पर देखो 3' और ये 5' हो गया। आगे बात समझ में। अब एक चीज़ और समझना ध्यान से, कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि जैसे ये थोड़ा सा मैं इसको लंबा बना देती हूँ, मैं आपको यहाँ पर ये कहूँ कि ये DNA है हमारा, ये DNA है, ये 5' है, ये 3' है, ये 3' है, ये 5' है। यहाँ पर समझना, ये 5' है तो इसका ये वाला बिंदु कौन सा है, 3' है। अगर मैं यहाँ पर ये बिंदु लगा दूँ, यहाँ पर एक बिंदु लगा देती हूँ, यहाँ पर एक बिंदु लगाती हूँ, तो मुझे ये बताओ, अच्छा एक बिंदु यहाँ पर भी लगा देती हूँ, यहाँ पर भी लगा देती हूँ, तो मुझे ये बताओ कि ये वाला बिंदु कौन सा होगा, ये वाला जो 5' के पास में है, ये 5' हो जाएगा, जो 5' के पास में है वो 5', और जो 3' के पास में है वो 3' हो जाएगा। आगे बात समझ में। इसकी अपन इस वाले स्टैंड की बात करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर एक और बिंदु लगा देती हूँ, यहाँ पर एक बिंदु और लगा देती हूँ। अब मैं आपको कहूँ कि इन दोनों बिंदुओं का कंपैरिजन करो, ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु, इन दोनों बिंदुओं में कंपैरिजन करो, तो एक वाला जो बिंदु है वो कौन सा डैश होगा, ये 5' होगा,
तो ये वाला कौन सा होगा, दूसरा बिंदु, ये 3' होगा, ध्यान रखना 3' होगा। अब आप सोचोगे कि भाई 5', पहले तो कहा कि 5' है, अब 3' क्यों? क्योंकि मेरी बात सुनो कि अगर ये 5' है तो इसका अगला वाला जो आगे वाला जो या विपरीत जो होगा ना वो कौन सा होगा, 3' तो होगा, क्योंकि ये किसके पास में, अब देखो ये 5' तो इसके पास में है, लेकिन अब ये वाला जो बिंदु है ये किसके पास में, 3' के पास में, तो अब ये 3' होगा। तो मतलब कोई फिक्स स्थान नहीं होते हैं कि ये हमेशा अगर मान लो कि ये 3' है तो ये हमेशा 3' ही होगा। अगर इसके आगे कोई और डीएनए हुआ और फिर उसका कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन पे ये 5' भी आ सकता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना, वापस ध्यान से समझना कि अगर हम कह रहे हैं कि जो, जैसे मैंने आपको ये बताया, चलो वापस बता देती हूँ, एक बार और वापस देख लेना, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये मान लो कि ये है एक डीएनए की एक सिंगल स्ट्रैंड, ये 5' है, ये 3' है, तो यहाँ पर मैंने एक बिंदु लगाया, ये बिंदु है, बिंदु नंबर मान लो ये C वाला बिंदु है, ये मान लो कि B वाला बिंदु है, तो हम कहेंगे कि ये बताओ इसमें से 5' कौन सा, 3' कौन सा है, तो B वाला हमेशा, देखो B पास में है तो ये 5' हो गया, C 3' के पास में तो ये 3' हो गया। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ पर एक और बिंदु लगाकर ये कहूँ कि ये A नंबर का बिंदु है, तो यहाँ पर 5' A और B में कंपेरिजन करो, चलो A और B में कंपेरिजन करो, तो A जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 5' क्योंकि ये पास में है, और B वाले में हम दोनों इनमें कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो ये वाला हमेशा अब कौन सा हो जाएगा, 3' हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये 3' हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं आपको कहूँ कि बताओ A वाले में और C वाले में कंपैरिजन करो, तो A वाला क्या होगा हमेशा, ये 5' के पास में, तो ये तो 5' ही होगा, और ये वाला 3' ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना, तो जो जिसकी तरफ है वो वाला सिरा हो जाएगा। अब देखो इसमें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इनके बीच में तो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अभी भी इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन जो डीएनए द्विशाख है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो ये तो अलग अलग हो चुके हैं, ये अलग अलग हो चुके हैं, ये लो। ठीक है, मान लो यहाँ पर था A T T A T A, तो इसका जो उल्टा होगा है ना, T A A, यहाँ T, ये A, फिर A T A T, इस तरह से। भाई इनके तो हाइड्रोजन बॉन्ड को अपन ने तोड़ दिया था ना, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया था अपन ने। अब क्या होगा, अब प्रारंभ होगी रेप्लिकेशन की प्रोसेस। तो हमने दो एंजाइम तो एक एंजाइम तो हमने पढ़ लिया था। एक एंजाइम कौन सा होता है, जो हेलिकेज एंजाइम होता है, वो इनको दोनों को अलग अलग करता है। फिर एक प्रोटीन आता है जो यहाँ पर लग जाता है जिससे कि ये दोनों वापस मिलने से रुक सके। अब यहाँ पर आएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसका कि नाम है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट एंजाइम है, उसका नाम है, अच्छा मैं उस डीएनए द्विशाख को हटा रही हूँ, उसका नाम है क्या, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्या नाम है इसका, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम नाम से ही जैसा कि पता चल रहा है, डीएनए को पॉलीमराइजेशन करने वाला, मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाने वाला एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सारे एंजाइम इंपॉर्टेंट है, बट ये खुद बना रहा है, यही बनाएगा आगे जाकर, एक स्ट्रैंड से दूसरी स्ट्रैंड यही बनाएगा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है इसकी कुछ शर्तें होती है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कार्य करने से पहले उसकी कुछ शर्तें होती है कि वो कैसे कैसे कार्य करेगा। तो ध्यान रखना क्या क्या शर्तें हैं इसकी, शर्तें क्या क्या है इसकी शर्तें। ठीक है, पहली शर्त, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा जो, अच्छा एक चीज और, अब ये जो है ना, ये जो अलग अलग हो चुकी है इनको हम कहेंगे टेम्पलेट। क्या कहेंगे, टेम्पलेट डीएनए या टेम्पलेट कहेंगे। ये भी टेम्पलेट है और ये भी क्या है, टेम्पलेट है, ये भी टेम्पलेट है, टेम्पलेट है। टेम्पलेट का क्या मतलब होता है कि मान लो कि ये डीएनए है, ये डीएनए है, डीएनए एक सिंगल स्ट्रैंड है, और इसके सामने अगर मान लो कोई नया डीएनए बन रहा है, तो वो नया जो डीएनए बनेगा ना, वो किसको देख देख के बनेगा, इसी को तो देख देख के बनेगा। देख देख के कैसे का क्या मतलब, यहाँ पर जैसे मान लो कि ए है, यहाँ पर डीएनए के अंदर ए है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर सी है, तो ए के सामने क्या आएगा, ए के सामने टी आएगा, तो इसको देख के तो पता चला कि भाई ए है तो हमें टी लगाना है, यहाँ पर जी के सामने सी आएगा, सी के सामने जी आएगा। तो जिसको देख देख कर नया डीएनए बनता है उसे हम कहते हैं टेम्पलेट। तो ये भी टेम्पलेट हो गया, ये भी टेम्पलेट हो गया।
आ गई बात समझ में? टेम्पलेट का मतलब समझ में आया, जिसको देख देख कर नया डीएनए बनाएगा। तो अपने को इनके सामने भी नया डीएनए बनाना है, इसके सामने भी नया डीएनए की श्रृंखला बनानी है, तो जिसको देख देख कर बनते हैं उसको हम टेम्पलेट कहते हैं। अब ध्यान रखना कि हम पढ़ रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की शर्तें। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की क्या क्या शर्तें हैं कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा टेम्पलेट को 3 days to 5 days क्या करता है? पढ़ता है। 3 days to 5 days क्या करता है? पढ़ता है। यानी कि ये पढ़ेगा तो किस साइड में? जहां से 3 days होगा, इसको देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा तो वो पढ़ना स्टार्ट करेगा। अच्छा ये ए है, 3 days इधर है ना, तो ये अच्छा ये ए है, ए के सामने टी जोड़ेगा, फिर जाएगा टी के सामने, अच्छा ये टी है तो टी के सामने ए जोड़ेगा। तो वो पढ़ना तो स्टार्ट कैसे करेगा? इस तरह से 3 to 5 days की और पढ़ना स्टार्ट करेगा। लेकिन इसकी जो पॉलीमराइजेशन की जो प्रक्रिया है, प्रतिकृति की जो प्रक्रिया है, नया स्ट्रैंड बनाने की जो प्रक्रिया है ना, वो कैसा होता है? वो हमेशा नया स्ट्रैंड जो है, नया स्ट्रैंड बनाना है तो वो हमेशा 5 to 3 days बनाएगा, 5 to 3 days की ओर ही बनाएगा। नया स्ट्रैंड हमेशा 5 to 3 days की ओर बनाएगा। पॉलीमराइजेशन की क्रिया क्या करेगा? 5 to 3 days की ओर बनाएगा। यानी कि अगर मान लो यहाँ पर डीएनए बनता है, मैं एग्जांपल देके बना रही हूँ, मान लो कि ये ऐसा डीएनए बन रहा है तो ये हमेशा 5 days से शुरू करेगा और 3 days पे खत्म करेगा। 5 days से शुरू करेगा और 3 days पे खत्म करेगा, 5 days से बनाना शुरू करेगा। ठीक है, तो नया स्ट्रैंड किस और कैसे बनाएगा? ये 5 to 3 days बनाएगा। ये शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? रीड तो कैसे करता है? 3 to 5 करता है, लेकिन नया डीएनए की स्ट्रैंड कैसे बनाता है? 5 to 3 बनाता है। इसी की वजह से आगे बहुत सारे इसमें कार्यक्रम होने वाले हैं, वो समझेंगे अपन। ठीक है, तो नया स्ट्रैंड कैसे बनेगा? 5 to 3 days ही बनेगा। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ गया, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कितने प्रकार का होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये एक नहीं होते हैं, 2 भी नहीं होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो 3 प्रकार का होता है। कितना? 3 प्रकार का। यहाँ पर ध्यान रखें कि कौन कौन सा। एक तो होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, काम भी ध्यान रखना इनके, इंपॉर्टेंट है, लेकिन काम अभी नहीं बताऊंगी मैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। दूसरा अपना आता है डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ठीक है, और तीसरे प्रकार का जो डीएनए पॉलीमरेज है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब देखो नाम में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए, क्यों? फर्स्ट सेकंड थर्ड ही तो लगाने, बस काम में प्रॉब्लम आ जाएगी। काम में कुछ नहीं आने वाली है, मैं समझा दूंगी इसको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझेंगे अपन कि भाई इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है। आगे बात समझ में। मेन तो आपको डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड याद रखना है, मेन तो यही याद रखना है। ठीक है, चलो एक चीज और, यहाँ तक आप एक काम करो, नोट करो इसको। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अपन यहाँ पर लाएंगे एक एंजाइम जिसका कि नाम है, हमें अब क्या करना है, प्रतिकृति शुरू करवानी है। दोनों को अलग अलग तो कर दिया, अब क्या अलग अलग ही पड़े रहेंगे क्या? वो उनके सामने नया स्ट्रैंड भी तो बनाना है। तो नए स्ट्रैंड बनाने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम आता है जिसका कि नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसकी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? कि भाई वो टेम्पलेट को पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा? तो देखो, पढ़ने का मतलब है कि उसको देख देख के ही तो नए नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा। तो पढ़ेगा तो कैसे? 3 to 5 days। लेकिन वो नया स्ट्रैंड कैसे बनाएगा? 5 to 3 days। यानी नया स्ट्रैंड बनाना जहां से शुरू करेगा, वो नया जो सिरा होगा वो 5 days होगा और खत्म कहां पर करेगा? 3 days पे खत्म करेगा। एक चीज और बताऊं मैं आपको, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि ये एक सेकंड में कितने हजार, 2000 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। एक सेकंड में ये 2000 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है। कौन? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इतना मतलब ये फास्ट काम करता है। 1 मिनट मुझे चेक करने दो कि ये 1 सेकंड है या हाँ 2000 है या क्या है? हाँ सही है, बिल्कुल सही। तो ये 2000 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है। 1 सेकंड के अंदर ये 2000 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देगा ये। ठीक है, 1 सेकंड में 2000 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करेगा। कौन? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इतना फास्ट काम करता है। आगे बात समझ में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि हम
पढ़ रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में लगभग समान ही होती है। तो अगर मान लो बाई चांस आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए रेप्लिकेशन को बताइए, फिर आपके सामने आ जाएगी नहीं यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए रेप्लिकेशन को बताइए, फिर आप कहोगे कि मैडम ने तो ये पढ़ाया ही नहीं डीएनए, हमें तो एक ही रेप्लिकेशन की प्रोसेस पढ़ाई, अब ये प्रोकैरियोटिक क्या है यूकैरियोटिक क्या है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो होती है वो बिल्कुल लगभग एक ही समान होती है। तो इनको हमें अलग अलग नहीं पढ़ना है। यही डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी होगा और यही विधि जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका में भी अपनाई जाएगी। यही सब कुछ होगा उसके अंदर। हाँ, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन जो है, अनुलेखन की जो प्रक्रिया है वो प्रोकैरियोटिक में अलग होती है, यूकैरियोटिक में अलग होती है। आ रही बात समझ में? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की जो प्रक्रिया है यानी डीएनए से आरएनए की जो बनाने की प्रक्रिया है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में बिल्कुल अलग होगी और यूकैरियोटिक कोशिका में बिल्कुल अलग होगी। ठीक है भाई, हमने पढ़ लिया डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। ठीक है, 3 टाइप का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। चलो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ले लिया? ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि डीएनए पॉलीमरेज ये जो तीनों एंजाइम हैं इनके कार्य मैं लास्ट में बताऊंगी, लेकिन चलो ठीक है फिर भी मैं बता ही देती हूँ कि यहाँ पर कौन सा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा। इन तीनों में से, दोनों के काम बाद में बताऊंगी, इन तीनों में से डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर कौन सा वाला आएगा। हम जो ये कह रहे हैं ना भाई नया स्टैंड बनाना है अपने को इसके सामने, तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम आएगा, तो ध्यान रखना यहाँ पर आता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3rd। कौन आता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3rd आता है। ये वाला ना, देखो ये बड़ा है ना तो बड़ा अच्छा काम करेगा, 3 नंबर बड़े होते हैं ना तो 3 बड़ा वाला बड़ा ही काम करेगा। तो ये यहाँ पर नई श्रृंखला बनाने का काम कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3rd काम करेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और यहाँ पर ये नई स्ट्रैंड को बनाना स्टार्ट करेगा। पढ़ेगा कैसे? 3 to 5 और नया टेम्पलेट नई जो श्रृंखला बनेगी वो कैसे बनेगी? 5 to 3 बनेगी। आगे बात समझ में? मिटा दो इनको। चलो अब देखो, इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हमने 2 शर्तें तो पढ़ ली, 2 शर्तें तो हमने पढ़ ली, लेकिन इसकी एक और शर्त है। क्या शर्त है इसकी? क्या शर्त है इसकी? ये कहता है कि मैं ठीक है यहाँ से मैं एक नई श्रृंखला बनाऊंगा, जैसे ये डीएनए की नई श्रृंखला बनाऊंगा, लेकिन मैं जहाँ से प्रारंभ करूंगा डीएनए का नया, जहाँ से डीएनए की नई श्रृंखला बनाना जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ पर मुझे एकल न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला नहीं चाहिए। वहाँ पर मुझे एकल न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला नहीं चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया, यहाँ पर आया और ये इस तरह से न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के डीएनए की नई श्रृंखला बनाना प्रारंभ कर दी। नहीं, ये कहता है कि पहले यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा जैविक अणु होना चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पर 2 न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बन सके। यहाँ पर कोई 2 न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बन सके। जब 2 न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होगी, भले छोटा सा पार्ट ही हो, वो छोटा सा पार्ट कुछ ऐसा होना चाहिए, छोटा सा कोई ऐसा पार्ट होना चाहिए जिसकी वजह से ये दोहरा या 2 श्रृंखलाएं बन जाए और फिर उसके आगे से स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज पहली चीज तो ये यहाँ पर आता है। डीएनए पॉलीमरेज जो है, पॉलीमरेज एंजाइम 3rd, ठीक है, ये आता है और ये स्टार्ट करना प्रारंभ करता है। लेकिन जब यहाँ पर ये आकर देखता है तो ये क्या देखता है कि ये जो सिंगल स्ट्रैंड है, वो कहता है मुझे कोई साथी चाहिए, पहले मुझे कोई साथी चाहिए, फिर मैं उसका हाथ पकड़कर फिर आगे नए न्यूक्लियोटाइड जोड़कर नई श्रृंखला बनाऊंगा। ठीक है, तो अब इसको साथी चाहिए, तो अब ये और परेशानी होगी। अब क्या होता है, यहाँ पर एक और, चलो ये दूसरा प्रकार का एंजाइम हो गया, पहला हेलिकेज हो गया, दूसरा ये हो गया। अब तीसरा जो एंजाइम आएगा यहाँ पर, उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमेज एंजाइम। ठीक है, इसको हम कहेंगे प्राइमेज एंजाइम। नया जो एक नया एंजाइम आएगा, प्राइमेज एंजाइम। अब ये प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा? ये प्राइमेज एंजाइम जो है वो आरएनए का एक छोटा सा पीस बनाएगा, आरएनए बनाएगा। इस आरएनए को हम कहते हैं प्राइमर। क्या कहते हैं? आरएनए को कहेंगे प्राइमर। प्राइमर यानी स्टार्टिंग करने वाला। तो स्टार्ट में ये पहले लगेगा, ये कहेगा कि ठीक है भाई मैं तेरे साथ में यहाँ पर लग जाता हूँ, तू अब स्टार्ट कर। तो ये मान लो कि ये प्राइमेज एंजाइम जो होगा, यहाँ पर सबसे पहले इसके सामने क्या बना देगा? एक प्राइमर लगा देगा। यहाँ पर एक प्राइमर लगा देगा। ये क्या है? प्राइमर है क्या? वैसे प्राइमर क्या है? ये आरएनए का एक टुकड़ा है, आरएनए का छोटा सा पीस है। ये कोई बड़ा सा आरएनए भी नहीं है, इतना बड़ा आरएनए भी नहीं बनाना। इतना बड़े का करना क्या अपने को छोटा सा टुकड़ा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जिद कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिद कर रहा है कि मुझे तो पहले डबल न्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखलाएं चाहिए, है ना, तो उसके आगे से मैं बनाना प्रारंभ करूंगा।
ठीक है। तो इसलिए प्राइमेज एंजाइम आया, प्राइमेज एंजाइम ने इसको कहा था तू, है ना, और उसने क्या किया, आरएनए का एक छोटा सा पीस रख दिया, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमर कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे अच्छा प्राइमर है, एक बात बताओ, ये आरएनए ना, ये कौन है, ये आरएनए, इसको हम प्राइमर बोल रहे हैं, प्राइमर बोल रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये आरएनए है तो इस आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो कैसे होंगे, ए के सामने कौन होगा, बताओ, आप बताओ, ए के सामने कौन होगा, टी होगा क्या, थाइमिन होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आरएनए के अंदर तो थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यूरेसिल हो गया। टी के सामने कौन होगा, ए होगा, ए के सामने कौन होगा, यहाँ पर वही यू हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, छोटा सा आरएनए का पीस है, आरएनए का छोटा सा पीस है। अब आएगा हमारा भाई साहब कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, सेकंड कहाँ से गया, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये कहेगा ठीक है, अब मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँगा क्या, नई श्रृंखला, है ना। कितने नखरे हैं, कितने नखरे हैं इसके, देख लो। कहता है कि भाई मैं 3 to 5 days तो पढ़ूंगा, फिर मैं 5 days to 3 days बनाऊंगा, लेकिन मैं ना, मुझे पहले से एक कोई खंड चाहिए जिसकी वजह से ये दोहरा न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बन जाए, और फिर इसके आगे से मैं यहाँ से बनाना प्रारंभ करूंगा। तो फिर कहा कि चलो ठीक है भाई, कर, जो तेरी मर्जी आए जो कर, जिद्दी है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अब आएगा, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कोशिका द्रव्य है ना, कोशिका द्रव्य है, उस कोशिका द्रव्य से क्या लाएगा, न्यूक्लियोटाइड को लेके आएगा। कोशिका द्रव्य है, ये कहाँ हो रही है प्रक्रिया, कोशिका के अंदर ही हो रही है ना मेन तो, ठीक है, कोशिका के अंदर, केंद्र के अंदर ही हो रही ना, है तो मेन कोशिका में, तो वहां से पकड़ के न्यूक्लियोटाइड को लेके आएगा। इतना फास्ट लेके आता है, आपको पता है 1 सेकंड में 2000 न्यूक्लियोटाइड को तो ये जोड़ भी देता है, ठीक है। तो 1 सेकंड के अंदर 2000 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना स्टार्ट करेगा। तो ऐसे ऐसे न्यूक्लियोटाइड को, चलो मैं तुम्हें खंडों में बता देती हूँ, जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड को जोड़, अच्छा ये ऐसे ऐसे खंडों में ही तोड़ता है ना, मैंने तो ऐसे बताया। तो ऐसे ऐसे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, तो ये ऐसे एक डीएनए का ये क्या बन गई, श्रृंखला बन गई, इस तरह से बन गई। तो अब यहाँ पर देखो, टी के सामने ये किसको जोड़ेगा, टी के सामने क्या जोड़ेगा, ए जोड़ देगा, ए के सामने, अच्छा ये डीएनए है ना, ये आरएनए था, तो ये तो डीएनए ना, तो यहाँ पर टी के सामने ए होगा, तो लेकिन ए के सामने अब क्या आएगा, यू नहीं आएगा, टी ही आएगा, और टी के सामने ए ही आएगा। और मुझे बताओ इसकी दिशा क्या है, इसकी क्या दिशा है, यहाँ पर ये 3 days है तो ये 5 days है, इसने खुद नहीं कहा था कि मैं तो 5 days to 3 days बनाऊंगा, तो वो 5 days है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, 3 days हो जाएगी, ये 3 days है ना। और अगर मैं इस बिंदु को बोलूँ तो मुझे बताओ कि ये वाला बिंदु कौन सा होगा, ये किसके पास में, 5 days के पास में, वो 3 days है, तो ये इन दोनों बिंदुओं का कंपैरिजन करेंगे तो ये 5 days है, तो 5 days के सामने 3 days और 3 days के सामने 5 days। ये सब कर कौन रहा है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कर रहा है, थर्ड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम कर रहा है। आगे बात समझ में, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। आरएनए प्राइमर जुड़ा, और प्राइमर के आगे से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने क्या किया, रेप्लिकेशन करना शुरू कर दिया, और यहाँ पर डीएनए का एक खंड बना दिया, ये देखो यहाँ तक खंड बना दिया। अब मुझे बताओ आगे भी बनेगा क्या, आगे भी बनेगा क्या, अभी कैसे बनेगा, अभी तो इन दोनों के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ये दोनों जो है इनके बीच में ये पूरी की पूरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, अभी तो ये खुले ही नहीं है, तो मतलब इसके आगे नहीं जाएगा, ये बाद में जाएगा, अभी नहीं जाएगा। इसको तोड़ने के लिए फिर से एक एंजाइम आएगा, है ना, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। चलो इस स्ट्रैंड के सामने तो ये वाला नया वाला डीएनए खंड बन गया, इसके सामने भी तो बनाना है, इसके सामने भी तो बनाना, ये क्या ऐसे रहेगा क्या, 1 से 2 बनाने, तो ये अलग होके क्या अकेला पड़ रहेगा क्या, नहीं, इसके सामने भी हमें डीएनए का नया खंड, डीएनए का नई स्ट्रैंड बनानी है। अब क्या होगा, अच्छा मुझे बताओ, ये इसका 5 days है, ये कौन होगा, इसका 3 days होगा ना, बताया था मैंने, ये इसका 3 days, ये 5 days है तो ये 3 days होगा ना इसका, क्योंकि ये 3 days है तो ये इसके पास में, पास छोड़ो आप, तो इन दोनों बिंदुओं का कंपैरिजन करो, अगर ये 5 days है तो ये हमेशा 3 days ही होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर इस बिंदु को भी कह देते ना, ये यहाँ पर मान लो कोई बिंदु है ए, तो इस बिंदु को भी कह देते ना, तो ये भी 3 days ही होता, क्यों, क्योंकि ये 5 है तो ये हमेशा 3 days होगा, कंपैरिजन करते हुए चलना है अपने को, ठीक है। आगे बात समझ में। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर अब यहाँ पर भी तो कौन आएगा, यहाँ पर भी तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा। ये कोई कहेगा कि ये भी अकेला पड़ा है, चलो इसके सामने भी नई श्रृंखला बना देता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जब यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा तो वो बनाएगा किस दिशा में, पढ़ेगा किस दिशा में, पहली चीज तो 3 to 5 रीड करता है, 3 days to 5 days, यहाँ से पढ़ना शुरू करेगा, यहाँ से पढ़ते हुए ये इधर जाएगा, यहाँ से पढ़ते हुए ये इधर जाएगा, और बनाएगा कैसे, नई स्ट्रैंड किस दिशा में बनाएगा, 5 to 3 days बनाएगा। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर 5 to 3 days बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले
सबसे पहले कौन आएगा, आरएनए प्राइमर को लगाना पड़ेगा ना अपने को। यहाँ पर अपन ने लगा दिया आरएनए प्राइमर, ये आरएनए प्राइमर, ठीक है। दिशा क्या होगी इसकी, ये 5' होगा क्योंकि इसके सामने क्या होगा, 3' के सामने 5' होगा। आरएनए प्राइमर लगा दिया, इसके सामने ए के सामने यू, टी के सामने ए के सामने यू लगा दिया, ठीक है। अब यहां से ये बनना स्टार्ट करेगा, फिर कहेगा डीएनए पॉलीमरेज। चलो ये किसने बनाया, इसको यहां पर लिख रही हूं मैं, ये कौन है, प्राइमर है। और प्राइमर को किसने बनाया, प्राइमेज एंजाइम ने बनाया। और प्राइमर है क्या, आरएनए है, आरएनए का छोटा सा पीस है, ठीक है। अब कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड आएगा, और वो आकर अपने फटाफट से क्या करने लग जाएगा, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो ये जब न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा तो आपको पता है कैसे जोड़ता है, 5 to 3', तो ये इसका 5' है, तो यहाँ से ये जोड़ना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से देखना, ये इसने जोड़ना स्टार्ट किया और इसके सामने एक नई न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बना दी, और नई न्यूक्लियोटाइड का मतलब डीएनए का खंड बना दिया। अब इसके सामने ए के सामने क्या रखेगा, ये है ना, अच्छा ए के सामने क्या रखेगा, ये तो डीएनए है ना, तो डीएनए तो थाइमिन रख सकता है, थाइमिन के सामने एडेनिन, एडेनिन के सामने थाइमिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, इस तरह से बनाएगा। और मुझे बताओ ये 5' है, तो ये वाला इसका कौन सा होगा, 3' होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा पढ़ता तो किसे, 3' to 5', और ये बनाता कैसे, 5' to 3'। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलो भाई यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया, डीएनए को दोनों को अलग किया, हेलिकेज एंजाइम आया, दोनों को अलग किया, फिर एसएसबी प्रोटीन लगा दिया ताकि वो मिले नहीं। उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया, उसने कहा कि मैं 3 to 5' तो पढ़ूंगा, लेकिन 5 to 3' बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कोई एक नया खंड चाहिए, कोई पीस चाहिए डीएनए का, ताकि वो दोनों जो है 2 खंड हो सके, और वहां से मैं बनाना प्रारंभ करूंगा। तो फिर प्राइमेज एंजाइम आता है, वो प्राइमेज एंजाइम प्राइमर बनाता है, प्राइमर यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। प्राइमर क्या है, आरएनए का एक छोटा सा पीस है, तो आरएनए का छोटा सा पीस होगा, फिर वहां से आगे से ये बनाना स्टार्ट करेगा। तो ये रेड कलर की मैंने क्या बनाई है, डीएनए का नया खंड बनाया है, जो ग्रीन कलर में है वो आरएनए का खंड है। अब आगे बात समझ में। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक तो चलो ठीक है, जहां पर खुला था वहां पर तो डीएनए का नया खंड बन रहा है, लेकिन आगे क्या, आगे तो ये तो बंद है ना, ये तो आगे तो बंद है ना, तो फिर इनको भी तो हमें खोलना पड़ेगा। तो इनको खोलने के लिए फिर से कौन सा एंजाइम आएगा यहाँ पर, इनको खोलने के लिए, इनको तोड़ने के लिए, इन बंदों को तोड़ने के लिए फिर से यहाँ पर कौन आएगा, हेलिकेज एंजाइम आएगा। काम तो यही करता है ना, हेलिकेज एंजाइम ही तोड़ने का काम करता है। तो हेलिकेज एंजाइम आएगा और इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा। तो अब यहाँ पर देखो, ये भी बीच में से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे ना, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, यहाँ से ये इस तरह से टूट जाएंगे, तो ये भी वापस क्या बन जाएगी, एक फोर्क बन जाएगी, द्विशाख बन जाएगी, ठीक है। तो द्विशाख को बनाने से पहले आप फटाफट से इनका सभी का स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि फिर मुझे ये पूरा का पूरा खोलना पड़ेगा, वापस खोलना पड़ेगा ये, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। हो गया, मिटा दूं? अब यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम ने इनको क्या कर दिया, तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया। तो अब मुझे यहाँ पर वापस इनको और खोलना है ना, यहाँ पर इनको खोलना है। तो मुझे एक बात बताओ, चलो अपन इसको खोल देते हैं यहाँ पर। ये मान लो इसने खोल दिया है, ये ऐसे मान लो कि इसने खोल दिया है, ये इस तरह से, ठीक है। ए टी इस तरह से इसने खोल दिया, और फिर ये वापस मान लो ये इन दोनों के बीच, वापस दोनों जो श्रृंखलाएं हैं उनके बीच में क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनके वापस हाइड्रोजन बॉन्ड आगे पूरी तरह से थोड़ी खोलेगा, एक ही साथ थोड़ी खोलेगा ये, है ना। और ये मान लो कि ये 5' है, ये 3' है, ठीक है। तो यहाँ तक इसने वापस हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया, खोल दिया, खोल दिया। चलो भाई, अब मुझे एक बात बताओ, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से। तो ये वाला बिंदु कौन सा है इसका, 3' के पास वाला 3' है, और यहाँ तक हमें बनाना है, मान लो यहाँ तक। तो ये वाला कौन सा है, 5' है। आ रही बात समझ में? ये इधर वाला जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है, ये 3' के पास में, तो ये भी 3' होगा। यहाँ से हमें बनाना स्टार्ट करना है, तो ये 3' है, तो ये वाला कौन सा होगा, 5' होगा।
और ये वाला इधर यहाँ पे इसमें यहाँ से बनाना है यहाँ पर, तो ये वाला इसका क्या होगा 5 डैश, और यहाँ पर ये वाला क्या होगा 3 डैश होगा। ऐसे ही होगा ना, जो जिसके पास में होगा वो वाला कंपैरिजन करके अपने को बनाना है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर फिर से क्या होगा, यहाँ से फिर से स्टार्ट करना है, तो फिर से यहाँ पर देखो थोड़ा सा आगे बना रही हूँ मैं, यहाँ पर 3 डैश, ठीक है। तो यहाँ से फिर से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, अच्छा इसका वो लिख देती हूँ मैं, ये ऐसे है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले वापस क्या आएगा अपने पास में, डीएनए प्राइमेज एंजाइम आएगा। प्राइमेज एंजाइम आकर यहाँ पर क्या कर देगा, ये न्यूक्लियोटाइड एक आरएनए का छोटा सा पीस जोड़ देगा। आरएनए का छोटा सा पीस जोड़कर फिर से यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ये क्या कर देगा, डीएनए की नई श्रृंखला बना देगा। अब यहाँ पर ये मत सोचना, देखो यहाँ से तो स्टार्टिंग की थी ORI स्थान, जहाँ से स्टार्टिंग की थी वहाँ पर तो 80 रिच था, एडेनिन और थाइमिन था, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर देखो ग्वानिन भी हो सकता है, ग्वानिन के सामने, अच्छा यहाँ पर ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन मान लो ये है, तो ये वाला डीएनए का खंड है, तो डीएनए के खंड क्या सामने यहाँ पर क्या होगा यूरेसिल, यहाँ पर साइटोसिन, ठीक है। अभी ये आरएनए का खंड बनना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से आरएनए का खंड बन रहा है मान लो, तो थाइमिन के सामने एडेनिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर यहाँ तक वापस क्या बन गया, एक डीएनए का खंड बन गया, ये डीएनए का खंड बन गया। तो ये डीएनए का खंड मेरे पास सुनो, इसके सामने ये 3 डैश है, तो ये हमेशा बनाता किस दिशा में बनाता है 5 डैश की ओर, तो ये 5 डैश टू 3 डैश, तो ये इसका 5 डैश और ये इसका क्या हो गया 3 डैश हो गया। 5 डैश टू 3 डैश ही तो बनाता है ये, तो ये 5 डैश टू 3 डैश बना रहा है, और ये हमेशा पढ़ता कैसे 3 डैश टू 5, तो ऐसे ही तो पढ़ रहा है, और ये बना रहा है, तो बनाने की दिशा क्या है 5 टू 3 बना रहा है। आगे बात समझे। अब प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर, इसमें तो कुछ नहीं, कंटिन्यू बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। ये तो आपको डायग्राम ऐसा दिख रहा है क्योंकि अपन ने अब 3D तो है नहीं जो मैं आपको पूरा बता सकूँ, है ना, मुझे तो बार बार मिटाना पड़ेगा, और पूरा मिटाने में बनाने में तो वापस टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा बनाया है। तो ये तो ऐसा बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ कि यहाँ पर अब इसके सामने बनानी है, तो यहाँ पर आएगी प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आएगी, पढ़ना कैसे 3 to 5, 3 डैश किधर है इसका, 3 डैश तो इधर है, ये है, इसको यहाँ से पढ़ना है और यहाँ से बनाना है। और ध्यान रखना ये कंटिन्यू बनता है, ये मैंने यहाँ पर ये है ना, इसको ऐसा कंटिन्यू बनता ही जाता है, ये इसको जोड़ना है यहाँ पर, तो ये तो कंटिन्यू बनता है। लेकिन यहाँ से अगर 3 डैश टू 5 डैश पढ़ना है तो देखो यहाँ से बनाना स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, इसको यहाँ से बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ेगा कैसे 3 to 5 और बनाएगा कैसे 5 to 3, तो 5 तो इधर ही आएगा ना। तो यहाँ पर अब क्या होगा, आरएनए का जो आरएनए प्राइमर जो है वो यहाँ पर लगेगा, देखो यहाँ पर आरएनए प्राइमर लगेगा, और फिर बाद में ये बनाना कैसे स्टार्ट करेगा, यहाँ से बनाना स्टार्ट करेगा, ये इस तरह से यहाँ से बनाना स्टार्ट करेगा। इसमें कंटिन्यू बनता जाता है, देखो कंटिन्यू बनता जा रहा है, कंटिन्यू बनता जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे से आगे आगे से आगे चलता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये ऐसे बना, फिर ये पीछे आएगा, जैसे ही कुंडलन खुलेगा फिर ये पीछे आएगा, फिर आरएनए प्राइमर जुड़ेगा, फिर ये ऐसे बनाएगा, फिर मान लो वापस खुलेगा तो यहाँ पर आरएनए प्राइमर जुड़ेगा, फिर ये ऐसे बनेगा। तो मतलब ये खंडों खंडों में बन रहा है, जबकि ये जो है वो बिल्कुल सतत लाइन है, ये सतत लाइन है, और ये जो है ये खंड खंड में बन रहा है। आगे बात समझ में, यहाँ पर बना रही हूँ मैं वापस, देखना इसको, ये क्या है, ये मान लो कि डीएनए, ये द्विशाख है, ये फोर्क है। सबसे पहले ध्यान रखना, ये है अपनी 3 डैश, ये 5 डैश, ये 5 डैश, ये 3 डैश, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लगेगा, आरएनए प्राइमर लगेगा, आरएनए प्राइमर लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये डीएनए को बनाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर क्या लगेगा, इस तरह से इधर इस दिशा में आरएनए प्राइमर लगेगा, और यहाँ पर ये बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। फिर बाद में और खुलेगा, जैसे ही ये खुलेगा, जैसे ही ये मान लो कि ये ऐसा इतना सारा खुल गया, फिर बाद में बराबर हो जाएगा। तो ये जैसे ही खुलेगा तो वापस क्या होगा, यहाँ पर फिर से आरएनए प्राइमर लगेगा, है ना, और यहाँ से ये बनाना स्टार्ट कर देगा, ये ऐसे बनाना स्टार्ट कर देगा। इस कलर को दूसरा कलर, इसको दूसरे कलर में बना देती हूँ। ये यहाँ से बनाना स्टार्ट कर देगा, यहाँ से ये ऐसे। तो ये तो कंटिन्यू बनता जा रहा है ना, कंटिन्यू बनता जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, देखो ये ऐसे बनेगा, इसको पढ़ना कैसे है 3 to 5, ये 3 डैश है तो ये 5 डैश हो गया, ये 5 डैश है ना। तो 5 to 3 बनाना है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आरएनए प्राइमर तो यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा, और फिर बाद में ये ऐसे बनाएगा आगे की तरफ। तो ये तो कंटिन्यूस लाइन बनेगी, ये तो नया डीएनए जो है कंटिन्यू बनेगा, ये जो है खंडों में बनेगा, ये जो है वो खंडों में बनेगा, यहाँ से खंड, ये एक खंड हो गया, ये एक खंड हो गया,
तो ये खंडों में बनेगा। तो इन खंडों को जो कि इस तरह से, ये देखो एक में तो सीधी लाइन बन गई, सीधा डीएनए बन गया, ठीक है, एक में एक जो था जिसके अंदर तो क्या हो गया, सीधा बन गया, डीएनए सीधा बन गया ये इस तरह से, और एक जो स्ट्रैंड थी उसके सामने ये इस तरह से खंडों में डीएनए बनता है, खंडों के अंदर डीएनए का पीस बनता है। तो जब खंडों के अंदर डीएनए का पीस बनता है तो इसका कोई स्पेशल नाम होता है। क्या नाम होता है इसका? जो खंड बनते हैं इसके, है ना, जो खंड बनते हैं, इन खंडों को हम कहते हैं ओकाजाकी खंड। क्या कहते हैं? ओकाजाकी खंड। ठीक है, तो ऊपर लिख रही हूं मैं यहाँ पर, जो ये डीएनए के खंड है, जैसे ये पूरा एक खंड हो गया, ये एक खंड हो गया, इन खंडों को हम कहते हैं ओकाजाकी खंड। ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी खंड। ठीक है भैया, ओकाजाकी खंड क्यों कहेंगे? क्योंकि ये क्या करता है, हमेशा 3 to 5 पढ़ता है, लेकिन 5 to 3 बनाता है। तो अब ये 5 to 3 पहले यहाँ से पढ़ेगा, फिर इधर बनाएगा, फिर और खोलेगा, तो फिर यहाँ से पढ़ेगा, फिर यहाँ तक बनाएगा। तो ये क्या हो गई, खंड हो गए ना, अलग अलग खंड। जबकि इनमें क्या होगा, देखो 5 to 3 बनाना है, तो ये तो 5 to 3 हमेशा ही रहता है, तो इस तरह से बनाता जाएगा, तो ये तो पूरी एक्सटेंड बना देगा। ठीक है, लेकिन ये जो खंड बनेंगे जिनको हम क्या कहेंगे, ओकाजाकी खंड कहेंगे। अब समझना ध्यान से, ओकाजाकी खंड किस स्ट्रैंड पे बनते हैं। देखो अब ये वाली जो स्ट्रैंड ना, ये वाली ये टेम्पलेट जो थी, ठीक है, इसको तो हम क्या कहेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड, इसको तो हम क्या कहेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और जो स्ट्रैंड के ऊपर ओकाजाकी खंड बनते हैं उनको हम कहेंगे लेगिंग स्ट्रैंड। लेगिंग स्ट्रैंड, लेगिंग स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड हो गई ना, लेगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड। जिसके ऊपर सतत डीएनए बनता जाता है उसको तो हम क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। और जिसके ऊपर ओकाजाकी खंड बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लेगिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं, लेगिंग स्ट्रैंड। आ गई बात समझ में? अब देखना, चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। हो गया? ठीक है, अब ध्यान रखना, अब हमें ओकाजाकी खंड को क्या करना है, जोड़ना है। तो ओकाजाकी खंड को जोड़ने के लिए यहां पर एक एंजाइम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, चौथे प्रकार का एंजाइम है, इसका नाम है लाइगेज एंजाइम। क्या नाम है, लाइगेज एंजाइम। क्या लिखा मैंने, एंजाइमेज, एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। ये लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, इन खंडों को क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। ओकाजाकी खंड को क्या करने, ये लाइगेज एंजाइम इन ओकाजाकी खंड को जोड़ने का काम करता है। लाइगेज एंजाइम ओकाजाकी खंड को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये लाइगेज एंजाइम क्या करता है, ओकाजाकी खंड को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इस तरह से ये डीएनए की नई नई श्रृंखलाएं बनती जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, हमें यहाँ से आरएनए प्राइमर को भी तो हटाना है। क्या ये आरएनए प्राइमर हमेशा लगा रहेगा क्या? फिर आरएनए प्राइमर लगेगा तो फिर ऐसे डीएनए प्योर कहाँ रहेगा, डीएनए के बीच में आरएनए आ जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो सही नहीं है ना। तो हमें यहाँ पर इस आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए, इस पूरे आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम आता है, कौन सा, उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रथम या फर्स्ट, या डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम, या डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, इस वाले आरएनए के पीस को क्या करेगा, यहाँ से हटाने का काम करेगा। आरएनए के पीस को क्या कर देगा, हटाएगा। हटाना भी तो है, वो रहेगा तो फिर डीएनए प्योर कहाँ बनेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम समझ में आया फर्स्ट का। देखो थर्ड तो क्या कर रहा था, पूरे डीएनए की नई श्रृंखला को बना रहा था। फर्स्ट क्या काम करेगा, जो आरएनए का जो खंड है, प्राइमर जो है, उसको हटाने का काम करेगा। कौन, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम। ठीक है, और ये एक तरह से मरम्मत का भी काम कर रहा है, ये। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से ये हो गई अपनी क्या, रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट। ठीक है, तो रेप्लिकेशन कैसे क्या होता है, अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया है, मुझे पता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है, तो मैं एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं वापस आपको सारे एंजाइम वगैरह सभी का कार्य वापस समझा दूंगी। ठीक है, हो गया? चलो एक बार वापस समझ लेते हैं अपन इसको, कोई नहीं।
अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नई जो स्ट्रैंड बन रही थी, जो कि एक मिनट में वापस इसको सबको सही करके बताती हूँ। भैया एक चीज़ समझना, यहाँ पर डीएनए को अपन ने खोला, ये डीएनए है ना, इस तरह से अपन ने इसको खोला, यही चित्र आपके उसमें बना रखा है। ये क्या, मेरे नीचे इसमें जगह नहीं रहती इसलिए मैंने उसको ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके बना दिया। ये डीएनए को आपने खोला, ये इसका 5' है तो ये 3' होगा, ये 3' है, ये इसका 5' होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो खोलने का काम कौन करता है? हेलिकेज एंजाइम आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, पर इनके बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड अभी भी है। हेलिकेज एंजाइम आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, फिर उसके बाद में वहाँ पर उसके सामने SSB प्रोटीन आ जाता है ताकि वो दोनों मिले नहीं। फिर उसके बाद में आता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की शर्तें होती है कि भाई 3' to 5' पड़ेगा और 5' to 3' बनाएगा। तो फिर उसके बाद में वो कहता है कि भाई कि मुझे पहले कोई नया खंड चाहिए ताकि ये 2 स्ट्रैंड हो सके, कोई भी एक ऐसा खंड चाहिए ताकि ये 2 स्ट्रैंड हो सके, फिर मैं आगे से बनाना स्टार्ट करूँगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आता है प्राइमर, यहाँ पर प्राइमर आता है, यहाँ पर आकर जुड़ता है प्राइमर। फिर प्राइमर के साथ में फिर बाद में क्या होता है कि यहाँ पर ये मान लो कि यहाँ से यहाँ तक बनाया, डीएनए का एक नया खंड बनाया, सीधा सीधा चल रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अब ये जब बनाएगा ना तो यहाँ पर वापस प्राइमर लगाने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड ही तो है, डबल स्ट्रैंडेड ही तो है। तो यहाँ पर प्राइमर लगाने की क्या जरूरत है? अगर मान लो ये यहाँ से खुल भी गया, जैसे कि मान लो फिर बाद में यहाँ पर आकर ये खुल भी गया, यहाँ पर ये मान लो कि ये खुल भी गया, ये और खुल गया मान लो, ठीक है, फिर ये ऐसे, तो ये खुल गया और यहाँ से ये मान लो यहाँ तक बना था, पहले यहाँ तक बना था, है ना, और भी खुल गया। तो यहाँ से जब और बनाना, वापस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो आएगा ना, वो ऐसे लगातार भी तो बना सकता है ना। यहाँ पर वापस प्राइमर जोड़ने की क्या जरूरत है? प्राइमर इसलिए जोड़ते हैं ताकि उसको डबल चाहिए जहाँ से बनाना स्टार्ट करे, तो ये यहाँ से कंटिन्यू बनता रहेगा ना, कंटिन्यू बनता रहेगा ना। इसको हम क्या कहते हैं? सतत श्रृंखला, क्योंकि ये कंटिन्यू बनती रहती है, कंटिन्यू बनती रहेगी, इसको कोई जरूरत नहीं है वापस प्राइमर लगाने की, ये कंटिन्यू बनती रहेगी। इसमें प्रॉब्लम तो यहाँ पर है, प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि ये तो है 5', ये है 3', और इसका 5' हमेशा 3' हमेशा इधर रहेगा, 5' इधर रहेगा। तो इसको बनाना कैसे है? 5' to 3'। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि पहले इसने यहाँ से यहाँ तक बनाया, तो यहाँ पर प्राइमर लगाया, प्राइमर लगाया, फिर बाद में यहाँ से इसको डीएनए को बना दिया। फिर जब ये और खुला तो वापस इसको क्या लगाना पड़ेगा? वापस इधर तो कोई डबल स्ट्रैंडेड है ही नहीं ना चीज़, तो यहाँ पर ये क्या करेगा? वापस प्राइमर लगेगा, प्राइमर लगाएगा ये, और यहाँ पर वापस ये क्या करेगा? डीएनए के खंड को जोड़ देगा, डीएनए का नया पीस बना देगा। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये खंडों में बन रहा है, डीएनए खंडों में बन रहा है। इसको हम कहते हैं असतत श्रृंखला, असतत श्रृंखला। और ये जो पीस बने हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी खंड, ठीक है। इस स्ट्रैंड को हम क्या कहेंगे जिसके ऊपर ओकाजाकी खंड बनते हैं? इसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, हिंदी इंग्लिश यही है, लैगिंग स्ट्रैंड। और इसको हम क्या कहेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। आगे बात समझ में, ये 3' है तो ये 5' है, तो इसका ये वाला कौन सा होगा? 5, क्योंकि 5 to 3 पड़ता है, ये बनाता है ये 5 to, और ये सॉरी ये 3' और ये इसका क्या हो जाएगा? 5', क्योंकि 5 to 3' बनाता है ये। इसमें क्या होगा? ये 5 है वो 3 है, तो ये वाला क्या होगा? 5', ये 3' क्योंकि 5 to 3 बनाता है। तो अब इनको जोड़ने के लिए यहाँ पर जो एंजाइम आता है, यानी इसके बीच में डाइफॉस्फेट बंध जो बनाना, डाइफॉस्फोएस्टर बॉन्ड जो बनाना है, यहाँ पर इनको जोड़ने के लिए जो एंजाइम आता है वो होता है लाइगेज एंजाइम। क्या होता है? लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। फिर बाद में क्या होता है कि इन प्राइमर को हटाने के लिए, इन बीच में से इस प्राइमर को हटाने के लिए जो एंजाइम आता है वो कौन सा होता है? पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट आकर क्या करेगा? इन प्राइमर को हटा देगा, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम क्या कर रहा था? ये नई श्रृंखलाएं बनाने का काम कर रहा था, नई श्रृंखलाएं क्या कर रहा है? बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। अब डीएनए एक और बच गया अपने पास में, फर्स्ट का काम देख लिया, सेकंड का काम फर्स्ट का काम देख लिया, थर्ड का काम। थर्ड तो क्या करता है? नई श्रृंखला बनाने का काम करता है। फर्स्ट क्या करता है?
प्राइमर को हटाने का काम करता है और गैप को पूरा करने का। बीच में अगर मान लो अभी ये प्राइमर को जैसे यहाँ से हटाएगा तो बीच में गैप रह गया ना, तो गैप को पूरा करने का, वैसे तो जोड़ने का काम लाइगेज करता है, लेकिन और भी ये मरम्मत करने का काम भी कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ही करता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो क्या काम करेगा? जब फर्स्ट अनुपस्थित होगा, मान लो किसी काम से बाहर गया हुआ है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो अनुपस्थित है, तो उसकी उपस्थिति में मरम्मत का काम कौन करेगा? सॉरी, सेकंड करेगा। क्या करेगा? ये मरम्मत का काम करेगा। आगे बात समझ में। एंजाइम कितने सारे पढ़े अपन ने? एक तो मेरे आज इसके ढक्कन बहुत खुल रहे हैं। एंजाइम कितने टाइप के पढ़े हमने? बहुत टाइप के पढ़े। पहला सबसे पहले एंजाइम कौन सा आता है? हेलिकेज, हाइड्रोजन बंध को तोड़ने वाला एंजाइम। दूसरा एंजाइम कौन सा पढ़ा अपन ने? डीएनए पॉलीमरेज। इसके 3 टाइप होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, अच्छा थर्ड क्या काम करता है? थर्ड नई श्रृंखला बनाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि आरएनए प्राइमर को बनाने के लिए आरएनए प्राइमेज आता है, क्योंकि नया खंड बनाना है अपने को, तो प्राइमेज एंजाइम आ गया। फिर उसके बाद में हेलिकेज वापस तोड़ने का काम करता है। फिर उसके बाद में पढ़ा अपन ने कि भाई इन प्राइमर को हटाने का काम कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम काम करेगा। आगे बात समझ में। इस तरह से ये पूरा का पूरा एक डीएनए, देखो एक पुरानी स्ट्रैंड है, इसके सामने, इस पुरानी वाली के सामने नहीं, और इस वाली पुरानी वाली के सामने भी नहीं बन गई। ये पूछा जा सकता है आपसे कि ओकाज़ाकी खंड क्या होते हैं? तो ओकाज़ाकी खंड में क्या होता है कि जो श्रृंखला होती है 3 to 5, उसके सामने जो नया डीएनए बनता है वो खंडों में बनता है, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? ओकाज़ाकी खंड कहते हैं। और खंडों में क्यों बनता है ये आपको पता है? क्योंकि पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो उसकी शर्त होती है कि भाई वो 3 to 5 पढ़ेगा, 5 to 3 बढ़ेगा, तो इसको वापस बार बार में पीछे से आगे आना पड़ता है, पीछे से आगे आना पड़ता है, तो खंड खंड में बनता है। तो खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लाइगेज एंजाइम होता है। आगे बात समझ में। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा है? रेप्लिकेशन पढ़ा है। रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, अच्छा एक चीज़ और, रेप्लिकेशन। इस रेप्लिकेशन के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट दे रखा है आपकी बुक के अंदर, है ना। वैसे तो वो मुझे इससे पहले पढ़ाना चाहिए था, क्योंकि वो पहले दिया हुआ है, लेकिन अगर वो मैं पहले पढ़ा देती तो ये सारा का सारा फ्लो ही टूट जाता, है ना, कि भाई वापस अपने को वापस स्टार्टिंग करनी पड़ती है। तो वो वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वहाँ से क्वेश्चन कैसे टाइप के बनते हैं वो भी अपन पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सपेरिमेंट है, मेसाल्सन एंड स्टाल्हे का एक्सपेरिमेंट है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक आप इन क्लासों को देखिए, और जिन बच्चों ने पहले वाली क्लासें नहीं लगाई है, पहली दूसरी क्लासें तीसरी क्लासें जो भी है वो नहीं लगाई है, तो पहले वो जाकर आप देखिए, क्योंकि जब तक आप वो क्लासें नहीं देखोगे आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो बच्चों के बार बार क्वेश्चन आते हैं, मैडम ऐसा क्यों होता है, वैसे क्यों होता है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं कर चुकी हूँ पहले दूसरी क्लासों के अंदर, यानी स्टार्टिंग वाली क्लासों के अंदर भी क्वेश्चन का आंसर कर चुकी हूँ। तो आप एक बार वो देखें, फिर बाद में आप नई क्लासें देखें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको क्लासें पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जब भी क्लास आए तो बार बार में जो बच्चे पूछते रहते हैं कि मैडम नई क्लास कितने बजे आती है, आप कब पढ़ाते हो, है ना, तो 6 बजे वैसे अपनी क्लास आती है, लेकिन फिर भी अगर मान लो कि कोई नया बच्चा है ना, और उसको नहीं पता कि भाई कब आती है, तो आप सब्सक्राइब कर दो। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपको जब भी क्लास आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों को उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो हिंदी मीडियम के हैं, और हिंदी मीडियम में उनको मान लो कि समस्या आ रही है पढ़ने में, और नहीं इनके हिंदी मीडियम की इतनी सारी क्लासें अगर नहीं मिल रही है यूट्यूब पे, तो उन बच्चों तक ज़रूर शेयर करिए, उनका भी भला हो जाएगा। एग्जाम बहुत पास में है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और कंटिन्यू क्लासें देखते रहिए। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए और जुड़े रहिए हमारी क्लासों के साथ में। और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के लिए पहले आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, फिर बाद में वो एक्सपेरिमेंट भी आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।